हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट के लिए, सॉरी, प्रोफेसर के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। याद रखना, ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 200 प्लस एमसीक्यू आपके पास पहुंच चुके हैं। ये आपका फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ नहीं, फिफ्थ लेक्चर आपका है। याद रखना, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे कुछ बुक दी गई है, उनके राइटर्स आपको बताना है कौन से सही है। ऑप्शन नीचे पहुंच गए तो हम लोग यही पे ट्राई करेंगे करने का, इसको, ठीक है ना। उनका बुक का नाम है यहाँ पे, भाई साहब, आते ही बंद हो गया तो चलो। बुक का नाम है फ्रैंक एंकर स्मिथ। यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे लेखक वाले बुक आते हैं ना, तो मैं नहीं बोलता राइटर के नाम पढ़ो, मैं बोलता हूँ बुक्स के नाम पहले पढ़ो, क्योंकि बुक्स हमें मोस्टली याद रहती है, राइटर्स हम लोग कॉमन सेंस से हम सॉल्व करते हैं, यहाँ हमें याद रहता है, हम लोग टिक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यदि आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको बुक का नाम मिलेगा, कस्टम इन कॉमन, कस्टम इन कॉमन, डिसिप्लिन एंड द पनिश, द बर्थ ऑफ द पर्सन, प्रिजन, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, मीनिंग, ट्रुथ एंड रेफरेंस इन द हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कौन सी बुक किसकी है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात करूं मैं, मीनिंग एंड द रेफरेंस इन हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी बेटा, फ्रैंक एंकर स्मिथ की है, फ्रैंक एंकर स्मिथ की है। एक आपका फोर हो जाएगा बेटा। बी का देखते हैं, यहाँ पे देखो, एडवर्ड सईद, एडवर्ड सईद की बुक का नाम है कल्चर एंड इम्पेलिज्म, बी का थ्री हो जाएगा। सी का देखते हैं, मिशेल फूको, मिशेल फूको की बुक का नाम है डिसिप्लिन एंड द पनिश, द बर्थ द प्रिजन, टू हो जाएगा। तो डी का ऑब्वियसली वन हो जाएगा, ईपी थॉमसन, कस्टम एंड कॉमन। ये आपको याद रखना है, ए का फोर, बी का थ्री, सी का टू, डी का वन। ये बुक्स आपको लिख लेनी है अपने नोट्स में और याद करना है। क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक औपनिवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कौन थे। भारत के, भारत में आरंभिक औपनिवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कौन थे। नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रिटिश और अमेरिकी वागन मालिक जो भारत के हिस्सों में आकर बस गए थे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच व्यापारी जो देसी शिल्पकार वर्ग का शोषण कर रहे थे, भारत के क्षेत्रीय शासक जो ताकतवर व्यापारी वर्ग का समर्थन कर रहे थे, एक बिचौलिया वणिक वर्ग जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था। अब आरंभिक पूछा है आपका, आरंभिक, तो बिल्कुल सही यहाँ पे डी इज राइट आंसर, कि एक बिचौलिया वणिक वर्ग था जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था। यही आपके आरंभिक पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो, अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग, सुनना बात को। भारत में आरंभिक और निवेशिक दौर में पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट एक बिचौलिया वणिक वर्ग था जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था। भारतीय बाजार में इसे विशेष रूप से उन्हें कमोबेश व्यक्तिवादी उद्यमियों के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने व्यापारिक पूंजीवाद और राजनीतिक पूंजीवाद के बीच मध्य मैदान पर कब्जा किया तथा आगे चलकर व्यवसायिक हितों के लिए राजनीतिक पदों को प्राप्त करना और उनका उपयोग करना आरंभ किया। जजमानी और गांव के साहूकारों की भूमि के रूप में भारत की प्राच्यवादी अवधारणा के अनुसार अकल्पनीय पैमाने पर सामान्य संचालन हुआ। यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर, एक नाम रखना, सुब्रमण्यम अय्यर इस मामले में क्या बोलते हैं, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम महोदय बोलते हैं कि राज्य और उत्पादक अर्थव्यवस्था के बीच में, क्या, राज्य व उत्पादक अर्थव्यवस्था के बीच में एक अस्पष्ट मध्य जमीन पर कब्जा कर लिया था, एक अस्पष्ट मध्यम वर्ग ने जमीन पर कब्जा कर लिया था, और अंतर्देशीय व्यापार, मुद्रा लेन, विनिमय के बिलों की आवाजाही और यहाँ तक कि समुद्री व्यापार में भागीदारी के साथ राजकोषीय संरचना में अहम भूमिका निभाई थी एक वर्ग ने, विशेष वर्ग ने, ठीक है ना। तो ये आपका पोर्टफोलियो पूंजीपति वर्ग कहलाया, जो कि वणिक वर्ग था। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, पंचशील के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पंचशील के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। नंबर एक, नेहरू ने 1954 में अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मान में शब्द का प्रयोग किया था। क्या इतनी बकवास चीज सही होगी, क्या बताओ, क्या इतनी बकवास चीज सही होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, बट देखते हैं, इतनी बकवास चीज आपकी बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती है। पंचशील के सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत, युगोस्लोवाकिया और स्वीडन द्वारा रखे गए प्रस्ताव में शामिल थे। हो सकता है, देखते अपन। बर्मा और इंडोनेशिया, बर्मा और इंडोनेशिया ने पंचशील के विचार का समर्थन नहीं किया था, गलत है। इंडोनेशिया का मंत्री था टोटो ने समर्थन किया था। गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील की उपस्थिति, ए भी सही है आपका, बी भी सही है, डी भी सही है, बट सी गलत है, यहाँ पे ए गलत है। नेहरू और चीनी शासन प्रमुख चाओ उन लाई ने 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ए भी आपका सही है। हिंदी चीनी भाई भाई यहीं से निकला था।
ए भी आपका सही है, तो यहाँ पे आंसर बी, डी और ई आपका सही होगा, बकाया आपके गलत होंगे। आपको इसको थोड़ा डिटेल कर दो, अपन लोग डिटेल करते हैं। आपका पंचशील की जब बात आती है तो पंचशील कब, भारत और चीन के मध्य में 29 अप्रैल, भारत और चीन के मध्य में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंध को लेकर पंचशील समझौता हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे जो आने वाले 5 साल तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ की नींव रहे हैं। इसी के दौरान हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। भारत ने गुटनिरपेक्ष का रवैया अपनाया था। जो पंचशील लिया गया था आपके बौद्ध अभिलेखों से, बौद्ध समाज से लिया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार नियंत्रित करने वाला 5 निषेध है। अंतः पंचशील संयुक्त राष्ट्र की भी आम सभा में भारत, यूगोस्लाविया और स्वीडन द्वारा रखे गए थे। अब पंचशील में है क्या, नंबर 1 पंचशील में है क्या वो देखते हैं अपन लोग। अच्छा, ये समझौता कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को प्रस्तावित था, 28 जून 1954 को डन हुआ था, याद रखना, इंडिया और चीन के बीच में। इन पंचशील में 5 सिद्धांत कौन कौन से महत्वपूर्ण आपसे पूछ सकता है। नंबर 1, हम लोग क्या करेंगे, भारत और चीन क्या करेंगे, एक दूसरे की अखंडता व क्षेत्रीय अखंडता व सर्वोच्चता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखेंगे। नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या था, अनाक्रमण की भावना रखेंगे, मतलब हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण की भावना रखेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता व पारस्परिक लाभ पर काम करेंगे, समानता व पारस्परिक लाभ पर काम करेंगे। साथ ही साथ शांतिपूर्ण सहिष्णुता की भावना का विकास करेंगे। सहिष्णुता की भावना का विकास करेंगे, ठीक है ना। ये आपके पंचशील सिद्धांत है, 5 सिद्धांत हैं, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन है 1962 में भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रुख के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना कौन सा कथन सही। नंबर 1, पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत का समर्थन किया। तो पार्टी की एक शाखा आ रही है तो ऑब्वियसली भाई मेरे एक 5 उंगलियां, तो एक उंगली तो भारत के सपोर्ट में होगी, ये सही हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी रुख का समर्थन किया था, ऐसा नहीं हो सकता है। पार्टी की एक शाखा ने चीन की आलोचना एक बुजुर्ग राज्य के रूप में की थी, ऐसा भी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने, मार्क्सवादी शाखा ने दुनिया भर में क्रांति के तत्वों से हाथ मिलाया था, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको कौन सा कथन सही, तो पहला एक पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, बकाया 3 गलत है, याद रखना इस बात को। 35 का ए आंसर आपका हो जाएगा। बात सुनना गौर से, चीन में 1962 में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अर्थात अरुणाचल प्रदेश में, आप देखो यदि मैप बनाते हैं यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिसके संदर्भ में वामपंथी विचारकों का अलग अलग मत प्राप्त होता है। हमले के तुरंत बाद वामपंथी पार्टी की एक शाखा ने, जिसमें मुख्य रूप से अमृत डांगे ने, अमृत डांगे यार ना, अमृत डांगे ने चीनी आक्रमण की अवहेलना की। उन्होंने भारत के समर्थन में कहा कि चीनियों ने सिर्फ भारत पर हमला नहीं किया है, बल्कि भारत की जमीन पर कब्जा किया है। इन्होंने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी और दुनिया की अन्य पार्टियों से बातचीत कर चीन की घनघोर क्या की थी, आलोचना की थी, ठीक है ना। इस बात को आपको रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं, श्रीपाद डांगे, अजीत सरदेसाई ने कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा चीन की सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाने का विरोध किया था। पार्टी के साथ अब कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, कुछ लोगों ने विरोध किया था, रखना। अमृतपाल डांगे एक ऐसे व्यक्ति हैं, अमृत डांगे जो इसका विरोध करते हैं, वहीं श्रीपाद डांगे ऐसे हैं जो अमृत डांगे की आलोचना करते हैं। हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं हिस्टोग्राफी में, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका लेखक, और यहाँ पे बुक्स दी गई, फिर से वही, कॉलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म ऑफ नॉलेज, इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, colonialism and its form of knowledge, correct stud modernity, making a middle class in the colonial North India, cast of mind, colonialism and the making of modern India, fracture times, culture and society in the 20th century। आपको बुक बताने किसकी बुक है, आप सीधा याद करो बेटे, बुक्स बहुत महत्वपूर्ण बुक्स याद रखना। देखो बात करूं मैं संजय जोशी की, तो संजय जोशी की बुक का नाम है फ्रैक्चर, मॉडर्निटी, मॉडर्निटी
मेकिंग ऑफ द मिडिल क्लास इन कोलिनियर इंडिया। इस बुक को आपको रखना है संजय जोशी की, इस बुक को आपको रखना है। निकोलस बी डॉक्स की बुक का नाम है कॉस्ट ऑफ द माइंड, कॉस्ट ऑफ द माइंड्स, कॉलोनिज्म एंड द मेकिंग ऑन ऑफ मॉडर्न इंडिया। बर्नार्ड एस कॉन की बुक का आपको नाम है रखना है बेटा कॉलोनिज्म एंड द इट्स परफॉर्मर्स। कहाँ गया बेटा, इट्स परफॉर्मर्स ऊपर आ गया आपका। और एरिक हम्स की बुक का नाम रखना है आपको फ्रैक्चर टाइम्स, फ्रैक्चर टाइम। मैं बोलूंगा इन बुक को लिख लो, लिख कर पढ़ो, आपको ऑटोमेटिकली याद होंगी। डेली आपको सुबह से उठ के रिवाइज करो, अपने आप आपको याद होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे बुक्स बुक्स दी गई हैं। वंदे मातरम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि वंदे मातरम आपका बिल पास हुआ है अभी, बराबर ना। क्वेश्चन है वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ द सॉन्ग्स, मास्क ऑफ द कॉन्वेस्ट, लिटरेरी स्टडी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पैंडेमिक इन 1918, द सिटी एंड हिस्ट्री। किसकी कौन सी बुक है, यहाँ पे देखो मैं नाम आपको बता दूं। लेविस ममफोर्ड की बुक का नाम है, लेविस ममफोर्ड की बुक का नाम है द सिटी ऑफ हिस्ट्री। ए का 4 हो जाएगा। बी का देखो कैथरीन ऑर्नाल्ड की बुक का नाम है पैंडेमिक, पैंडेमिक 1918। कैथरीन ऑर्नाल्ड की बुक का नाम है। गौरी विश्वनाथन लिखते हैं मास्क ऑफ द कन्वेंट्स, लिटरेट लिटरेटरी स्टडी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सव्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं, भट्टाचार्य महोदय वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ सॉन्ग। ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पूछी गई है। ये बुक आपके लिए 5 स्टार मारूंगा अभी फिलहाल में, आज के हिसाब से क्या रखना। क्वेश्चन आपके सामने, हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है। आज के दो बड़े गुट रूसी ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकी ब्लॉक हैं। हमें दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए और किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। उपरोक्त शब्द किस नीति के केंद्रीय तत्व को स्पष्ट करते हैं, बताओ। हमारी नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एकजुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है। आज के दो बड़े गुट रूसी ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकी ब्लॉक हैं। हमें दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए, किसी से शामिल नहीं होना चाहिए। किस नीति के केंद्रीय तत्व हैं, गुटेनबर्ग के, बगदाद के, 1955 के अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के या पंचशील के। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, भले ही दिख बड़ा रहा है लेकिन आप इसको ऑटोमेटिक टिक कर सकते हो। एक गुट निरपेक्ष का शब्द है, किसका बेटा, गुट निरपेक्ष का, नॉन अलाइनमेंट का है। ये जो क्वेश्चन लिए गए बेटा, ये वाले जो भी क्वेश्चन है नेट के क्वेश्चन है, 2 बार पहले आपका वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें आता था तो वहां से लिए गए, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत विश्व 2 गुटों में बट गया था, ठीक है ना। विश्व 2 ध्रुवों में बट गया था। एक आपका क्या था, रूसी ब्लॉक था, एक आपका एंग्लो अमेरिकी ब्लॉक था। क्या, एक आपका रूसी ब्लॉक था, एक आपका एंग्लो अमेरिकी ब्लॉक था। इन्हीं दोनों ने क्या किया था भैया, आगे कोल्ड वॉर में भूमिका निभाई थी इन्हीं दोनों ब्लॉक ने। क्वेश्चन है 1933 में पारित निम्नलिखित में से किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार को 4 वर्षों के लिए निरंकुश शक्ति प्रदान की थी। बताना ऐसा कौन सा नियम है जहां से हिटलर निरंकुश हो गया था, बताओ। विशेष अधिकार अधिनियम, न्यूमर्गस कानून, आर्चेवो कानून या उन्मुक्ति अधिनियम। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो आपका आ रहा है नाम से समझ में आया, विशेष अधिकार अधिनियम के माध्यम से 1933 में हिटलर को बहुत सारी शक्तियां मिल गई थी 4 वर्षों के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या, ए आंसर है। अब थोड़ा गौर से सुनना है यहाँ पे, मैं बात करूँ विशेष अधिकार कानून की। अब मार्च 1933 में लॉन्च किया गया था, कब, मार्च 1933 में हुआ था। इसके माध्यम से हिटलर और उसकी सरकार को शक्तियां प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। चुनाव में आपको चुनाव में जो नाजी लोग थे, नाथसी लोग थे, उनको सिर्फ 44% ही वोट प्राप्त हुए थे। हालांकि हिटलर ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की और एक पूर्णतः नियंत्रित राइक स्टेट जिसमें उसके निर्वाचित कम्युनिस्ट सदस्यों को भाग नहीं लेने दिया गया था, उसके द्वारा उसको अधिनायकवादी अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है ना। नासी क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। अपनी नई व्यवस्था को हिटलर ने तृतीय राइक की संज्ञा दी थी। उसने घोषणा की कि वह तृतीय राइक हजारों वर्षों तक बना रहेगा। तृतीय राइक, तृतीय राइक, इस शब्द को आपको रखना है। यहाँ पे बात करते हैं न्यूरम्बर्ग कानून की। अभी किससे संबंधित है, न्यूरेमबर्ग कानून। न्यूरेमबर्ग कानून किससे संबंधित है, न्यूरेमबर्ग कानून
क्या 1935 का है बेटा, याद रखना। 1935 का है, 1935 का कानून है, लॉ है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके द्वारा यहूदियों या यहूदी मूल वाले व्यक्तियों को जर्मन नागरिकता प्राप्त करने और उनके द्वारा एवं विशुद्ध जर्मनियों के बीच शादी विवाह करने पर रोक लगा दी गई थी। क्या? जर्मन नागरिकता से संबंधित कानून है न्यूरेमबर्ग कानून लॉ। जर्मनी नागरिकता किसके लिए? यहूदियों के लिए। कब आया था? 1935 में लॉन्च हुआ था, ठीक ना। साथ ही साथ इसी कानून से यह भी घोषणा की गई थी कि जब भी यहूदी लोग बाजार से गुजरते हैं तो उनको अपनी पोशाक पर डेविड का पीला तारा लगाना होगा। क्या? अपनी पोशाक पर डेविड का पीला तारा लगाए रखना होगा। उन्हें गेटों में रहने के लिए बाध्य किया गया था। अच्छा, वो कानून किससे संबंध बेटा? अच्छा, वो कानून 1923 का है। इटली का चुनावी कानून था। उन्मुक्ति अधिनियम 1 जनवरी 1863 को पारित किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो इन चारों कानून को आपको विशेष रखना है। न्यूरेमबर्ग आपका 1935 का है, जर्मन नागरिकता से संबंधित है यहूदियों के लिए। अच्छा, वो कानून इटली के चुनाव से संबंधित है, उन्मुक्ति अधिनियम 1 जनवरी 1863 का है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन है, फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काल के दौरान फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काल के दौरान बैंकर इनमें से किस आर्टी मेजोरियो बृहत्तर श्रेणी से संबंधित था? बताओ। फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काल के दौरान बैंकर इनमें से किस आर्टी मेजोरियो बृहत्तर श्रेणी से संबंधित था? द आर्टे डेला सेटा, द आर्टे डेल कॉम्बियो, द आर्टे डेई मेडिस ए स्पेजियाली, द आर्टे डेई जियोडीसी ए नोटाई। बताओ किससे संबंधित था? तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका दौरा बैंकर जो आपका किससे था बेटा? द आर्टे कैम्बियो से संबंधित था, द आर्टे डेल कैम्बियो से संबंधित था। इस बात को आपको रखना चाहिए। इसका मतलब है क्या चीज, डिटेल में समझो। क्या चीज सुनना, सहकारी समितियां फ्लोरेंस के धर्मनिरपेक्ष निगमों की कला और ट्रेंडों के लिए नियंत्रित थे। फ्लोरेंस 16वीं सदी में इन आरते बेरंगेट्रियो अर्थात ग्रेटर गिल्ड्स के मध्य 5 गिल्ड और 9 छोटे गिल्ड शामिल थे। अब गिल्ड पता है श्रेणियां आपकी होती हैं। उन्हें कठोर कानून, गुणवत्ता नियंत्रण और कम्यून में राजनीतिक भूमिका जो कि आरती मोरिग्यो ने ग्रहण की थी। अब यहाँ पर सीधी इतना रखना है, दौरा बैंकर वगैरह की बात कर रहा है आपसे। बैंकर तो किस श्रेणी में था, किस गिल्ड में था, वो आपको बताना है। किस श्रेणी में था, किस गिल्ड में था, वो आपको बताना है। यहाँ पर कुछ गिल्ड के नाम मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ श्रेणियों के नाम आपको लिख के दे रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ आर्टे, आर्टो दी कैली। आर्टो दी कैली आपकी कपड़ा व्यापारी की गिल्ड थी। कपड़ा व्यापारियों की गिल्ड थी। ऐसी बात करो नोटाई वाली, नोटाई द आर्टे डे जेस नोटाई किससे संबंधित बेटा? न्यायाधीश या वकील, न्यायाधीश वकील और नोटरी से संबंधित है। इस बात को आपको करना, और नोटरी से संबंधित है। आगे बात करूं मैं अगर आपसे, आर्टे दिया कैम्बियो। कैम्बियो किससे बेटा आपको बता दिया ना, बैंकर से, वो मनी चेंजर है। बैंकर व मनी चेंजर्स की गिल्ड है, चेंजर्स की गिल्ड है। इस बात को आपको याद रखना है। सेटा इसमें है, सेटा सेटा किससे? सेटा आपकी बुनकर एवं व्यापारियों से। सेटा सेटा बुनकर व व्यापारियों की गिल्ड थी। इस बात को आपको रखना है। जो स्पेशियली था, स्पेशियली अब स्पेशलिटी है। देखो थोड़ा आपको शब्दों से समझना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो रहा है। देखो सेटा कपड़ा से संबंधित हो गया, कॉम्बियो कंबाइंड बैंक का हो गया आपका, स्पेज आपका स्पेशलाइजेशन जैसे चिकित्सक आपके हो गए, है कि नहीं? या आपके चिकित्सक हो गए, फार्मासिस्ट आपके हो गए।
चिकित्सक, फार्मासिस्ट, आपको नोटाई, नोटरी संबंधित आपका हो गया, वकील से संबंधित हो गया, है कि नहीं। ऐसे कुछ ही आप पता है, जब पढ़ते हो ना और दिल लगा के पढ़ते हो तो आपको थोड़ा डिटेल में शब्द को पढ़ो, शब्द को सुनो मत, शब्द को पढ़ो। मैं बोलता हूँ कि स्क्रीन पे फोकस करो आप लोग, तो शब्द आपको एक शब्द समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, और उसको फोकस कर लिया आपको कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट स्टेब्लिश किया गया था? पोप फ्रांसिस, पोप जॉन पॉल वन, पोप पॉल, या पोप बेनेडिक्ट 16? किसके नेतृत्व में? तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट जलवायु संकट से निपटने के लिए 1.2 बिलियन कैथोलिक्स को सक्रिय किया गया था। और इस विश्व कोष की देखभाल किसने की थी? पोप फ्रांसिस ने। किसने बेटा? सेंट पोप फ्रांसिस ने की थी। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो आपको ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट बनाया गया था, तीन क्षेत्रों में काम करता है। तीन क्षेत्रों में कैसे काम करता है? GCCM, तीन, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट। ये तीन क्षेत्रों में काम करता है। तीन क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर है पोप फ्रांसिस हो गया संस्थापक। इसका आंसर वो कौन क्षेत्र नंबर एक? पर्यावरण में आध्यात्मिकता को विकसित करना। इंडिया में ऑलरेडी भैया जीव जंतुओं में देखो, पेड़ों में देखो, हम लोग माता पिता देखते हैं, भगवान देखते हैं, है कि नहीं। पर्यावरण में आध्यात्मिकता को विकसित करना, आध्यात्मिकता को विकसित करना, साथ ही साथ स्थिरता में सुधार लाना। और साथ में स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था में तेजी लाना। इन तीन क्षेत्रों में संस्था काम करती है, इस बात को आपको रखना, ठीक है ना। साथ ही अभी इसने क्या किया है? कार्बन फुटप्रिंट के लिए भी काम शुरू किया है, ठीक है ना, और वैश्विक नेटवर्क में काम करने की अनुमति दी। आज भी ये संचालित है, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ द मैनकाइंड 1921 में लिखी गई थी? द स्टोरी ऑफ द मैनकाइंड किस द्वारा लिखी गई है? ओसवाल्ड स्प्लेंगर की तो नहीं है, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की भी नहीं है, हेड्रिक वैन लून की हो सकती है, अर्नल जी टैनवी की नहीं। किसकी बेटा? हेड्रिक वैन लून की है। किसकी बुक का नाम है? द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड किसकी बेटा? हेड्रिक वैन लून की बुक का नाम है, इस बात को आपको रखना है। मानव जाति की कहानी, हिंदी में क्या? मानव जाति की कहानी। एराना चिल्ड्रन साहित्य में उत्कृष्ट योगदान बताती है, और न्यूबेरी मेडल जीतने वाली पहली पुस्तक है। न्यूबेरी मेडल जीतने वाली पहली बुक मानी जाती है, और इसमें बाल साहित्य, बच्चों को साहित्य में ज्ञान देने के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। क्वेश्चन है, श्रीलंका में डोनोमोर आयोग सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? श्रीलंका में डोनोमोर आयोग सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? 1941, 21, 11, 31। डोनोमोर आयोग सुधार तो 1931 की घटना है, क्योंकि बेटा 1931 की घटना है, क्या रखना। डोनोमोर आयोग क्यों? खैर ना, तो डोनोमोर आयोग था, डोनोमोर आयोग संविधान में सुधार हेतु था, जिसके माध्यम से जो श्रीलंका में तमिल मूल के लोग थे उनको क्या मिल सके बेटा? उनको यहाँ पे क्या मिल सके? पार्टिसिपेशन मिल सके, संविधान में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके। क्या? प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके। सैली द्वीप को अप कंट्री और लो कंट्री सैली में विभाजित किया था इसके माध्यम से। सिडनी वेब द्वारा नियुक्त 4 ब्रिटिश सांसद थे डोनोमोर आयोग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा था? किस युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा था? तो पहला क्वेश्चन तो कहीं से मिल जाता है कि वियतनाम किसका उपनिवेश था? फ्रांस का था। अब किससे फ्री हुआ था? कौन से युद्ध के बाद फ्रांस हुआ था? मांग चंग दर्रा का, बिटाइस का, डीएन बीएन फू का, या नासान का? तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसके माध्यम से वियतनाम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर पाया था? कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था बताओ? तो आपको क्या रखना है? डीएन वीए फूको, डीएन बेन फूकू 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 नाम से युद्ध था जिसके माध्यम से वियतनाम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर पाया था। इस बात को आपको रखना है।
ध्यान रखना, वियतनाम पर पहले फ्रांस का कब्जा था, लेकिन जैसे ही जापान की शक्ति बढ़ती है तो जापान इस पे कब्जा करता है, लेकिन जैसे ही आपका परमाणु अटैक होता है तो जापान गद्दी छोड़ देता है, वापस फ्रांस आ जाता है, ठीक ना। क्या फ्रांस वापस आ जाता है और कब्जा करना सोचता है, जब कब्जा करना सोचता है तो फ्रांस और वियतनाम के मध्य युद्ध होता है, कौन सा, डियन वे फू का, डियन बेन फू का युद्ध होता है। इस बात को, डियन बेन फू का युद्ध होता है, कब्जा करना चाहते हैं लोग, ठीक है, डियन बेन फू, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर, तो आगे बढ़े हम लोग, चलो। क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में सहला ओनली विल प्रभाव में आया था? किसके नेतृत्व में सहला ओनली विल प्रभाव में आया था? बताओ किसके नेतृत्व में? विजयानंद दयानायके, डुलेले सेनानायके, सर जॉन कोटवालिया या SW RD भंडारकर? किसके नेतृत्व में सहला ओनली बिल आया था? तो यार ना, RD भंडारकर, SW RD भंडारकर के नेतृत्व में यह काम हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, SW RD भंडारकर नायके श्रीलंका के चौथे, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे। कौन सी? फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने श्रीलंका फ्रीडम पार्टी द्वारा स्थापित कुछ पहले वामपंथी सुधार जैसे राष्ट्रीयकरण, वस्त सेवा को और जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए कानून पेश किया था। भंडारकर नायक ने सिलोन में ब्रिटिश नौसेना हवाई अड्डों को हटा दिया था और कई कम्युनिस्ट राज्यों के साथ राजनीतिक मिशन स्थापित किए थे। उन्होंने एक नई नीति सेनली ओनली विल एक्ट, सेनली ओनली विल एक्ट लागू किया था, जिसके चलते श्रीलंका देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बन गई, जिससे बहुत विवाद हुआ। 25 सितंबर 1959 को भंडारकर को कोलंबो स्थित टाउन हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विद्वान DL एरिपेस्ट डेस लुइस का लेखक है? बताओ। द स्पेसिस्ट ऑफ लॉज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द स्पेसिस्ट ऑफ लॉज का लेखक है, बताओ कौन व्यक्ति है? मॉन्टेस्क्यू। क्या इससे स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज पता है किसकी? मॉन्टेस्क्यू की है। इससे रख लो, स्पिरिट ऑफ लॉज इसकी मॉन्टेस्क्यू की है, इसको आपको याद रखना, ठीक है ना। चलो, ये इसकी भाषा ग्रीक भाषा लिखी, आपको समझ में नहीं आ रही है, ये फ्रांसीसी लिखी हुई है, बट इंग्लिश है प्रॉपर। द स्पिरिट ऑफ लॉज इसकी है, मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम है, याद रखना, ठीक है ना। चलो।